इस वीडियो के पूर्व मैंने भारतीय संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया थी उसकी संक्षिप्त विवरण दिया था और कुछ बिंदु जो उससे आगे की है जिसमें संविधान का संशोधन किस किस क्षेत्रों में किस किस विषयों पर संसद के द्वारा राज्य विधानमंडल के द्वारा किस किस बिंदुओं पर निर्णय करने की शक्ति उन सबों के पास है, उसके बारे में मैं कुछ और आगे इस वीडियो में बता रहा हूं। संविधान संशोधन मुख्य रूप से तो दो प्रकार से दो तरह से होता है, जिसमें एक संसद का सामान्य बहुमत के साथ होता है और दूसरा होता है संसद और राज्य विधानमंडल की सहमति के अनुसार। परंतु संसद के द्वारा उक्त कार्य को तीन विधि से किया जा रहा है। जैसे एक संसद के सामान्य बहुमत के द्वारा किया जाता है संशोधन विधेयक पारित, और एक है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है, और तीसरा होता है संसद का विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की सहमति के आलोक में किया जाता है। तो अब इसमें देखना है कि संसद की जो सामान्य और साधारण बहुमत के द्वारा किस किस बिंदुओं पर संशोधन कर ली जाती है साधारण बहुमत से, तो उनमें से खास करके जो बातें आती है वो है नए राज्यों के निर्माण में संसद अपनी सामान्य बहुमत के द्वारा उस संविधान संशोधन को विधेयक को पारित करती है। नए राज्यों के निर्माण में राज्य विधान परिषद का गठन और उसकी समाप्ति में, और जो दूसरी अनुसूची की बातें हैं जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, न्यायाधीश के वेतन भत्ते, परिलब्धियां और विशेषाधिकार इत्यादि मामलों पर संसद सामान्य और साधारण बहुमत के द्वारा संविधान का संशोधन कर सकते हैं। संसद की प्रक्रिया, इसके बारे में वो स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम है। संसद एवं इसके सदस्यों और उसकी समितियों को कौन कौन सा अधिकार या विशेषाधिकार मिला हुआ है, उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में जो अवर न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी, इसके बारे में वो संविधान संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा कर सकते हैं। राज्य भाषा का प्रयोग करना नहीं करना, इसके बारे में वो संविधान संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा पारित कर सकते हैं। नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति, जिसके आलोक में अभी देश में एनआरसी और सीए बिल लागू किया गया, जो साधारण बहुमत से संसद के द्वारा विधेयक पारित की गई, जिसको नागरिकता संशोधन विधेयक अधिनियम बोला गया। संसद एवं राज्य के विधानमंडल का जो इलेक्शन होता है, जो जनरल इलेक्शन करवाया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, उस प्रोविजन में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो संसद साधारण बहुमत के द्वारा कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेश बनाना हो तो उसमें वो अपनी व्यवस्था रख सकती है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के क्षेत्र पर प्रशासन की व्यवस्था हो। 6ठी अनुसूची के आलोक में अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों का प्रशासन की जो व्यवस्था हो,
उसके आलोक में संसद जो है अपने साधारण बहुमत से संविधान का संशोधन कर और करवा सकती है। अब बचा एक विशेष बहुमत के द्वारा संसद कौन कौन से क्षेत्रों में संविधान का संशोधन कर सकती है। तो वो क्षेत्र मात्र नीति निर्देशक तत्व और आपका मूल अधिकार से संबंधित विषय वस्तु है, और जो बातें, जो उपबंध प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबंध नहीं रखता है, उसके बारे में भी वो संसद जो है विशेष बहुमत से संविधान का संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद जो एक संसद में संशोधन होती है जिसमें राज्य विधानमंडल की सहमति अपेक्षित होती है और संसद का भी अपनी विचार अपेक्षित होती है, उसके अंतर्गत निम्न कौन से बिंदु हैं? वो बिंदु हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें राज्य विधानमंडल की सहमति अपेक्षित कर दी गई है। केंद्र एवं राज्य की जो शक्तियां हैं उसमें राज्य विधानमंडल की सहमति अपेक्षित कर दी गई है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के विषयों में भी राज्य विधानमंडल की सहमति अपेक्षित होती है। केंद्र एवं राज्य के बीच जो विधायिक शक्तियां हैं उसमें भी राज्य विधानमंडल की सहमति अपेक्षित होती है। वस्तु कर एवं सेवा कर, ये जो हमारा है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के उपबंध में भी संसद को राज्य विधानमंडल की सहमति लेना अनिवार्य होता है। 7वीं अनुसूची से संबंध यदि कोई विषय वस्तु है तो उसमें भी राज्य विधानमंडल की सहमति अपेक्षित होती है। और संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व करना होता है वो भी जो है सो कि हमारा विशेष बहुमत के द्वारा संसद और राज्य के विधानमंडल की सहमति से की जाती है। और संविधान का जो संशोधन करने की संसद की जो शक्ति और इसके लिए जो प्रक्रिया है 368 वो स्वयं उस पे लागू हो तो उसमें भी राज्य की विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता होती है। परंतु इतने प्रक्रिया के बाद भी हमारे संविधान संशोधन विधेयक या अधिनियम को पारित करने के उपरांत कुछ निम्न त्रुटियां इसमें पाई गई है। जैसे संविधान संशोधन के लिए किसी भी प्रकार से कोई सभा, समिति या संगठन की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोग संविधान संशोधन करने से पूर्व उस पर विचार विमर्श कर सके कि इसको करना नितांत आवश्यक है। उस सभा से पारित कोई ऑथेंटिक रूप से पारित कराने की व्यवस्था नहीं की गई है। सिर्फ साधारण रूप से आपस में या राज्य से वार्तालाप करके, और यदि राज्य से संबंधित कोई मामला है, संघीय व्यवस्था से कोई मामला है तो राज्य विधानमंडल के द्वारा उनको संसूचित कर दिया जाता है और केंद्र जो है उसको आपस में बैठ करके इसके निर्णय स्वयं ले लेते हैं, जो एक अपने आप में लचीलतापन दिखाया जाता है। हो सकता है कि किसी भी राज्य में इस संशोधन के खिलाफ हों तो उसकी सूचना कैसे उनको मिलेगी। तो ये सारे विषय वस्तु पर जो है सो कि संसद में जो संविधान का संशोधन होता है उस समय एक विशेष निकाय का होना अति आवश्यक था। जैसे संवैधानिक सभा का गठन अमेरिका इत्यादि में किया गया है, या संवैधानिक परिषद हेतु भी कोई उपबंध नहीं रखा गया है। संसद को संविधायी शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है और कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल को मिला है। तो कुछ ही मामलों में राज्य विधानमंडल को मिला है, बाकी मामलों में तो संसद खुद कर लेते हैं। अब बात यह कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। संविधान संशोधन की शक्ति जो है वो संसद में निहित है, और इस तरह अमेरिका के यह विपरीत राज्य विधान अमेरिका में जो यहाँ पर हमारा जो संविधान संशोधन है
उसकी शक्ति संसद में निहित है। लेकिन अमेरिका में राज्य विधान मंडल में शक्ति निहित होती है। अरे भाई, राज्य जो देश का अभिन्न अंग है, इसी के बदौलत राज्य देश का निर्माण हुआ। तो जब आप संविधान की संशोधन कर रहे हैं या संविधान की किसी भी प्रकार की व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं, तो वह व्यवस्था जो बदलाव हो रहा है, क्या वो सिर्फ केंद्र सरकार के लिए होगी कि वह राज्य सरकार पर भी लागू होगा? तो जब राज्य सरकार पर लागू होगा तो राज्य सरकार की सहमति क्यों नहीं ली जानी चाहिए थी। परंतु ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए जो प्रोविजन है वो केंद्र सरकार स्वतः अपने स्थान पर रख लेता है। तो इस प्रकार से जो है संविधान का संशोधन हमारे देश में किया जाता है, जिसमें कुछ रूप से ठीक है तो कुछ रूप से गलत भी है, और इस बारे में फिर विशेष हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।